ज्ञानभारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग 1 लेसन नंबर 8 खाता बही और खतौनी। जो उदाहरण नंबर छोड़ दिया मैंने 5 से लेके 6 से लेके 5 से जो उदाहरण छोड़ा वो आने वाला नहीं है। अब चलेंगे 10 नंबर का पॉइंट, खाता बही का विभाजन। खाता बही का विभागीकरण। अब खाता बही में तैयार किए जाने व खातों की संख्या का आधार धंधा के जो आर्थिक व्यवहार है इसके प्रमाण पर आधार रखता है। यदि खातों की संख्या प्रमाणसर हो तो खाता बही की बही चौपड़ा बहुत बड़ा नहीं बनता है, परंतु यदि जो खातों की संख्या बहुत अधिक हो तो खाता बही की बही दलदार यानी बहुत बड़ी बन जाती है। यदि खाता बही की बही एक ही हो तो खतौनी का कार्य एक से अधिक व्यक्तियों के बीच बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक ही चौपड़े के अंदर जो एंट्री करने की हो तो उसको अपने दूसरे व्यक्ति को काम सौंप नहीं सकते हैं। इस स्तर पर सभी खातों को कोई आधार निश्चित करके अलग अलग विभागों में विभक्त किया जाता है। खाता बही के खातों का विभागीयकरण वर्गीकृत करके एक से अधिक खाता बही रखी जाए तो उसे खाता बही का विभागीयकरण या तो विभाजन कहते हैं। यानी अलग अलग अमुक प्रकार के जो अलग अलग विभाग बनाकर उसके जो एक से अधिक खाता बही बनाई जाए तो उसे खाता बही का विभाजन कहते हैं और कार्य भी सरल हो जाता है। उन्हें खाता बही के उपविभाग अथवा सहायक खाता बही भी कहते हैं। इस प्रकार से खाता बही में एक से अधिक बहियाँ रखी जाने से खतौनी का कार्य सरल बनता है। कार्य का विभाजन सरलता से कर सकते हैं। कंप्यूटर के इस युग में सहायक खाता बही का महत्व तो है ही। सहायक खाता बही का विभागीकरण अलग अलग रीत से हो सकता है। अब उसके अंदर लिखा है कि पहला व्यक्तियों की खाता बही और साधारण खाता बही। यानी व्यक्तियों की खाता बही में हिसाब रखने का एक हेतु यह भी है कि किसी भी समय पर धंधा के लेना या देना की परिस्थिति शीघ्रता से और सरलता से प्राप्त की जा सकती है। व्यक्तियों की खाता बही बनाएंगे तो जिन व्यापारियों के पास से माल की साख पर खरीदी की जाती है उन लेनदारों के खाते और जिन व्यापारियों को साख पर माल बेचा जाता है उन लेनदारों के खाते व्यक्तियों के खाते होते हैं। यदि धंधा के माल संबंधित लेनदारों के खातों की खाता बही अलग रखी जाती है तो लेनदारों की खाता बही यानी खरीद खाता बही और जो धंधा के माल संबंधित लेनदारों के खातों की खाता बही अलग रखी जाए तो उसे लेनदारों की खाता बही यानी बिक्री बही कहते हैं। इसके उपरांत लेनदारों देनदारों की खाता बही को धंधा की जरूरत के अनुसार नीचे अनुसार अधिक उपविभागों में बांट सकते हैं। मूलाक्षर के अनुसार, विस्तार अनुसार। मूलाक्षर के अनुसार में व्यक्ति के नाम के आधार पर खाता बही को विभाजित किया जाता है, यानी कि ABCDEFG इस तरह से अपने जेड तक के नाम के अनुसार के व्यक्तियों के खाते अथवा ABCD इस तरह से अपने ज्ञ तक के व्यक्ति के खाते के अनुसार खाता बही बना सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार। और विस्तार के अनुसार में इस प्रकार के वर्गीकरण में व्यापारी के विक्रय के विस्तार को ध्यान में रखकर खाता बही का विभाजन हो सकता है। यानी कि गुजरात राज्य के व्यक्तियों के खाते, राजस्थान के व्यक्तियों के खाते, महाराष्ट्र के व्यक्तियों के खाते, इस तरह से राज्य के अनुसार विस्तार के अनुसार भी खाता बही बनाई जाती है। अब साधारण खाता बही धंधा के कुछ खातों में से माल संबंधित लेनदारों देनदारों के खातों के अलावा अन्य व्यक्ति के खाते और बाकी के सभी खातों के लिए जो अलग खाता बही रखी जाती है उन्हें अपने सामान्य खाता बही कहते हैं। अब खाता बही की जो प्रकार बताया, व्यक्तियों की खाता बही और साधारण खाता बही। व्यक्तियों की खाता बही में क्या है, लेनदारों की खाता बही को खरीद और देनदारों की खाता बही को बिक्री खाता बही। अब लेनदार की खाता बही में मूलाक्षर विस्तार अनुसार, देनदारों में विस्तार मूलाक्षर विस्तार अनुसार के खाता बही को वर्गीकृत किया है। अब खाता की बाकी
हिसाब लिखने की प्रक्रिया समग्र वर्ष दौरान चलती सतत प्रक्रिया है। व्यापारी वर्ष दौरान अलग अलग खाता की परिस्थिति जानने के लिए या कोई माहिती पाने के लिए खाता बही में बनाए खातों को देखकर जरूरी विगत प्राप्त कर सकता है। नियत समय के अंत में खातों का निष्कर्ष सार प्राप्त करने की क्रिया को खाता की बाकी ज्ञात करने की प्रक्रिया कहते हैं। अब खाता की प्रक्रिया के अंदर जिस खाते किसी भी खातों की उधार पक्ष की रकम और जमा पक्ष की रकमों का अंतर ज्ञात किया जाता है उसे खाता की बाकी कहते हैं। उधार और जमा, उधार का टोटल अधिक हो, जमा का कम हो, जमा का अधिक हो, उधार का टोटल अधिक हो कम हो तो उस पर से जो खाता की बाकी जो भी अंतर निकलता उसे खाता की बाकी कहते हैं। अब खाता की बाकी ज्ञात करने की प्रक्रिया नीचे की विगतों और अलग अलग उदाहरण द्वारा समझेंगे कि बाकी ज्ञात करने के लिए खाता की उधार पक्ष की रकम का योग जमा पक्ष की रकम का योग करके उन दोनों के बीच के अंतर ज्ञात किया जाता है। इस अंतर की रकम को खाता की बाकी कहते हैं। यहाँ लिखा है कि रोकड़ खाता के उधार पक्ष का योग 85,000 और जमा पक्ष का योग 78,000 हो तो दोनों रकमों का अंतर 85,000 से 78,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7,000 वह रोकड़ खाता की बाकी होगी। दूसरा पॉइंट है कि खाता की जिस पक्ष का योग अधिक हो वह रकम खाता के दोनों पक्ष में दर्शाई जाती है। अब खाता की बाकी ज्ञात करते समय जिस पक्ष का योग अधिक हो उसके विपरीत पक्ष में अंतर की रकम दर्शाकर शेष आगे ले गए के रूप में लिखते हैं। यदि उधार पक्ष का योग अधिक हो तो जमा पक्ष में ज्ञात की अंतर की रकम उधार बाकी उस खाते की अंतिम बाकी के रूप में गिनते हैं। उसी प्रकार जो जमा पक्ष का योग अधिक हो और उधार पक्ष की ज्ञात अंतर की रकम ज्ञात की जाए तो जमा बाकी यानी खाता की अंतिम बाकी कहते हैं। अब उसके बाद में 4 नंबर पर पॉइंट क्या है कि खाता में ज्ञात की अंतर की रकम को खाता के अंत के विवरण के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसके सामने अंत की तारीख लिखी जाती है। जो महीने के अंत का और महीने के अंत की तारीख जो भी हो जो मंथ हो उस तरह से तारीख लिखी जाती है। अब ज्ञात की खाता की अंतिम बाकी को नए हिसाब के समय के लिए वो प्रारंभ की बाकी गिनी जाती है। ये अंतिम बाकी गिनी जाती है जब डिफरेंस होता है और जो आगे के महीने में ले जाते हैं कि आगे के वर्ष में ले जाते हैं तो क्या बन जाती है प्रारंभ की बाकी गिनी जाती है। यह प्रारंभ की बाकी पिछले ईसाई वर्ष में ज्ञात अंतिम बाकी के विरोध पक्ष के खाता की प्रथम विगत के रूप में दर्शाते हैं। तारीख के खाने में नए समय की महीना की प्रथम तारीख लिखते हैं। विवरण के खाने में शेष आगे लाए लिखेंगे जबकि रकम के खाने में पिछले वर्ष की बाकी की रकम लिखेंगे। प्रकरण 2 में 3 प्रकार के खाते और उनके नियमों का अभ्यास अपने किया है। अपने जो दूसरा 2 में देखा था 3 प्रकार के खाते, व्यक्ति खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च का खाता। व्यक्ति खाते और माल संपत्ति के खातों की वर्ष के अंत में बाकी हो सकती है जो वर्ष के अंत में शेष आगे ले गए के रूप में दर्शाया जाता है और अगले वर्ष के प्रारंभ में शेष आगे लाए के रूप में दर्शाते हैं। उपज कर के खाते वर्ष के अंत में बंद करके व्यापार खाते अर्थात लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है। अब उसके बाद में कि यहाँ पे नमूना बताया है कि संजय ट्रेडर्स का खाता। अब तुम लोग को अंतर की रकम कैसे ज्ञात की वो बताई है। अब यहाँ उधार में लिखा हुआ है बिक्री फॉर्मेट तो वही है, तारीख विवरण रोकड़ टू नंबर रकम तारीख विवरण रोक टू नंबर और रकम उधार और जमा। अब उधार में क्या है कि बिक्री खाता लिखा है 18, बिक्री खाता लिखा है 21,000, बिक्री खाता लिखा है 30,000, कुल टोटल होता है 69,000। अब जमा के अंदर क्या है रोकड़ 5,000, बैंक खाता 16,000, बैंक खाता 12,000, रोकड़ खाता 8,000। अब जो ये 69,000 है और उसके अंदर जो जमा के अंदर की जो 4 एंट्री है तो जमा के अंदर की 4 एंट्री को पहले प्लस कर देने का। वो प्लस करने के बाद में उसमें से 69,000 में से
ये रकम माइनस करने की, जो माइनस करेंगे और डिफरेंस आएगा, यानी कि 5,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, उसका टोटल होता है 41,000। अब अपने 69,000 में से 41,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 28,000। जो 28,000 आया वो क्या लिखेंगे? अपने शेष आगे ले गए। और प्रारंभ के अंदर जो 1 अप्रैल को करेंगे तो क्या आएगा? शेष आगे लाए। उधार पक्ष का योग 69,000, जबकि जमा पक्ष का योग 41,000। ये 5, 16, 12, 8 जोड़ा तो अंतर की रकम 69,000 में से 41 माइनस किया तो 28,000 होगी। यह अंतर की रकम उस खाते की उधार बाकी अंतिम बाकी शेष आगे ले गए के रूप में दर्शाए और तारीख के खाने में उस मास की अपनी अंतिम तारीख लिखेंगे, जबकि उसी की प्रकार से नए वर्ष के अंतिम बाकी के विपरीत पक्ष में अर्थात उधार पक्ष में मास की प्रथम तारीख को शेष आगे लाए के रूप में लिखा जाता है। उसको प्रारंभ की शेष भी कहते हैं। अब किसी भी खाते में केवल एक ही पक्ष में व्यवहार लिखे गए हो तब, यदि किसी खाते में उसके एक ही पक्ष में व्यवहार लिखे गए हो और दूसरे पक्ष में कोई व्यवहार लिखा ही न हो, तब नीचे दिए नमूना की रीति अनुसार शेष ज्ञात की जाती है। अब वेतन का खाता बनाया है अपने को। उधार पक्ष में लिखा हुआ है बैंक खाता 25,000, रोकड़ खाता 3,000 और रोकड़ खाता 2,000। कुल कितनी रकम होती है उधार की? 30,000। और जमा में कुछ नहीं लिखा है तो क्या करने का? अपने सीधा ही 31 जून महीने का है तो अपने सीधा लिख देंगे शेष आगे ले गए 30,000 और फिर अंतिम आएगी शेष आगे लाए 30,000। इस तरह से जब कोई अंतर की रकम न हो तो जो रकम है उसको ही माइनस शून्य करके 30,000 उधार बाकी गिनी जाएगी। अब जो किसी भी खाते में बाकी की दृष्टि से निम्नानुसार 3 परिस्थितियों में केवल एक परिस्थिति हो सकती है, उधार बाकी। किसी खाते में उसके उधार पक्ष की रकम का योग उसके जमा पक्ष की रकमों के योग से अधिक हो तो अंतर की रकम अंतर के रूप में मिलनी बाकी उधार बाकी। जमा पक्ष का योग के अंदर खाते में उसके जमा पक्ष की रकम का योग उसके उधार पक्ष की रकमों के योग से अधिक हो तो अंतर के रूप में मिलनी बाकी को जमा बाकी कहते हैं। अब सरभर खाता किसे कहते हैं? कि जब किसी खाते में दोनों पक्षों की रकम का योग एक समान हो तब रकमों में कोई अंतर नहीं रहता है, इसलिए खाते की कोई बाकी नहीं मिलेगी। इस प्रकार के खाते को अपने सरभर खाता कहते हैं। अब तुमको उदाहरण नंबर जो 10 दिया है उसमें क्या लिखा है कि सेल्जा की खाता बही में से लिए गए हैं और प्रत्येक खाता की बाकी उधार और जमा बताई गई है। अब उसके ऊपर से अपने को उधार और जमा बाकी बताई गई, उसके ऊपर से अपने खातों की बाकियों के आधार पर एक पत्रक तैयार करेंगे। अब पहला जो पूंजी खाता है, पहले सब खाता बही की जो बाकी शेष खींची वो देख लेंगे कि पहले जो तुम्हारे पास पूंजी खाता दिया हुआ है रोकड़ जमा में रोकड़ और मकान खाता लिखा है, कुल 4,70,000 होता है। तो आगे क्या है? शेष आगे ले गए। अब जो उसकी असर देनी हो तो अपने जो खाताओं की बाकी निकाली है शेष आगे ले, उसके ऊपर से खातों की बाकियों के आधार पर तैयार किया पत्रक, खाते का नाम उधार और जमा। अब पूंजी खाता जो अपने पूंजी खाता तैयार किया उसकी शेष देखने के लिए 4,70,000 तो जमा बाकी कौन सी बाकी आएगी? जमा बाकी। इस तरह से मकान के अंदर भी लिखा हुआ है कि मकान के अंदर लिखा हुआ है कि मकान के अंदर तुमको लिखा है शेष आगे पहले मकान की उधार बाकी पूंजी खाता 4,20,000 और अपने शेष आगे ले गए जमा के अंदर 4,20,000। तो मकान की कौन सी बाकी समझने की? उधार। जमा का टोटल के आधार पर जो उधार में लिखो तो जमा बाकी और जमा के टोटल के आधार पर उधार में जमा में लिखो तो उधार बाकी, यानी मकान खाता की उधार बाकी 4,20,000। इस तरह से फर्नीचर का खाता भी दिया है। रौनक फर्नीचर मार्ट का खाता दिया है 40,000 तो अपने शेष आगे ले गए के रूप में कितना लिखेंगे? 40,000। तो फर्नीचर का भी 40,000
उधार आएगा। खरीदी भी राजेश का खाता लिखा है 85,000, शेष आगे ले गए 85,000, तो खरीदी की क्या आएगी 85,000 उधार ही आएगी। अब इस तरह से बिक्री खाता दिया है कि बिक्री खाता के अंदर अपने जमा बाकी है 1,20,000 रकम लिखी है और उधार में कुछ नहीं है, तो शेष आगे ले गए 1,20,000, तो बिक्री खाता की जमा बाकी 1,20,000। उसके बाद में जेनिस का खाता है, जेनिस का खाता बिक्री खाता 1,20,000 लिखा है और जमा में बैंक खाता 80,000 लिखा है, तो 1,20,000 से अपने 80,000 माइनस करेंगे तो कितना 40,000 बचेगा। शेष आगे ले गए 40,000 जो जेनिस के खाते में उधार में लिखेंगे। इस तरह से राजेश का खाता है, खरीदी का लिखा है 85,000 जमा में और उधार में रोकड़ है 15,000, बैंक खाता है 20,000, तो डिफरेंस की रकम 85,000 में से अपने 35,000 माइनस करो तो 50,000 रुपया जो शेष आगे ले गए में लिखेंगे। 85,000 से 35 माइनस करो तो 50,000 शेष आगे ले गए, तो क्या आएगा राजेश का खाता जमा 50,000। फिर इस तरह से वेतन दिया है, वेतन में बैंक खाता 12,000 लिखा है, शेष आगे ले गए 12,000, उधार है जमा में ले गए हैं तो उधार करो वेतन उधार। इस तरह से प्राप्त कमीशन, तो रोकड़ खाता जमा में है और शेष आगे खींची उधार किए तो क्या करो प्राप्त कमीशन जमा में ले। इस तरह से रोकड़ खाता, अपने रोकड़ खाता भी दिया है। अब रोकड़ खाता के उधार पक्ष के अंदर 58,200, अब उसमें से तुम 20,000 माइनस करोगे तो 38,200 आएगा, तो अपने शेष आगे ले गए तो जमा में आई तो उधार में किया 38,200 रोकड़ खाता। इस तरह से बैंक खाता के अंदर भी 85,000 उधार का टोटल, जमा का टोटल 13,000 उसमें से माइनस करना है, मतलब 85,000 है, उसमें से तुम लोग को 62,000 माइनस करना पड़ेगा। 85,000 में से तुम 62,000 माइनस करोगे तो बाकी कितना बचेगा 80,000, 82,000 माइनस करना 85,000, उसमें से तुम 20,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 तो 72,000 होता। 72,000 में से 85,000 माइनस करो तो कितनी रकम आएगी 13,000 आएगी। जो 13,000 अपने बैंक खाता, तो क्या करेंगे उधार में ही लिखेंगे बैंक खाता। अब यहाँ देखो कि अभी रौनक फर्नीचर मार्ट्स का खाता में क्या लिखा, बैंक खाता 40,000 और फर्नीचर खाता 40, ये दोनों खाता क्या हो गया सरबर हो गया, तो उसकी शेष आगे नहीं खींचेंगे, तो रौनक फर्नीचर मार्ट्स खाता में दोनों में डैश डाल देंगे। अब अपने जो यहाँ पर खाता की बाकिया के उधार लिख दिया है और वो समझा दिया है कि जमा का उधार में अब एक ही नियम याद रखना है कि जो मानो कि पूंजी खाता में जमा पक्षी रकम का योग 4,70,000 था और बाकी उधार पक्षी रकम का योग 0 था, इसलिए अंतर की रकम जो 4,70,000 वो क्या आ जाएगी जमा में जाएगी। और मकान में उधार का टोटल अधिक था और जमा में टोटल का योग 0 था, तो ये उधार बाकी। इस तरह से सभी खातों की बाकी अपने दर्शाई। जो खाता के अंदर दोनों आमने सामने उधार और जमा दोनों पक्षों की रकम समान आती है तो उसे सरबर खाता कहते हैं। अब ये खाता खाली ये ध्यान में रखने के लिए खाता भाई की बाकियों के आधार पर तैयार किया गया। ध्यान में रखना है कि पूंजी खाता की हमेशा जमा बाकी होती है। कोई भी संपत्तियों के खाते, जमीन मकान प्लांट यंत्र फर्नीचर, तो उसके खाता की बाकी उधारी रहती है। खरीद खाता की उधार बाकी रहती है, बिक्री की जमा रहती है। व्यक्तियों के खाता की उधार जमा दोनों होती है। प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा वो जमा में जाता है। रोकड़ की उधार रहती है, बैंक की उधार रहती है। तो इसके ऊपर से अपने एक खाता बही और खतौनी का चैप्टर पूर्ण किया है। स्वाध्याय के सवाल के अंदर स्वाध्याय पूर्ण करना है। तुम लोगों को 9 से लेके 13 सवाल करना नहीं है, तो स्वाध्याय पूर्ण कर देना होमवर्क के अंदर। चौपड़ा जमा कराने के लिए बाकी कोई जमा कराने आया नहीं है, चौपड़ा जमा करावे जल्द से जल्द।